नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 5 कंटेम्पररी साउथ एशिया चल रहा है। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने पूरे साउथ एशिया में जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स हुआ उसका एक टाइमलाइन डिस्कस किया था, है कि नहीं। तो हमने 1947 से लेके बेसिकली 2014 तक का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो अब हम एक एक मेजर साउथ एशियन कंट्री में जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे पाकिस्तान से, फिर हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेपाल के बारे में, फिर श्रीलंका में जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ वो सबके बारे में डिटेल तरीके से लिखा हुआ है किताब में। तो सबसे पहले द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो इस किताब में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड बताने से आपको चीजें और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 अडोप्ट किए थे और 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन सॉवरेन राइट्स दिए थे इंडिया को थ्रू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। और न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को पावर्स उन्होंने ट्रांसफर किया। फिर इंडिया में क्या हुआ ये बात आप सबको मालूम है। हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट भी किया। इधर बात हो रही है पाकिस्तान का। वैसे पाकिस्तान में भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठे थे, पर देखिए पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 9 साल लगा। उन्होंने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1956 में। और आपको बताऊं दोस्तों, उसी बीच में उनके 3 गवर्नर जनरल्स और 4 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए थे। बेसिकली 9 साल के बाद वो अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। पर देखिए दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना पॉपुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, क्योंकि उसमें एक इस्लामिक नेचर था। एक तो पाकिस्तान के जितने हिंदू माइनॉरिटी पार्टीज थे उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वोट किए थे, और ईस्ट पाकिस्तान में जो मेजर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी था ना, अवामी लीग, जो आज भी बांग्लादेश का रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वोट किए थे। तो बेसिकली 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाया। और हुआ क्या, अक्टूबर 7, 1958 को पाकिस्तान में पहली बार मार्शियल रूल आता है। बेसिकली जो आर्मी जनरल थे आयूब खान, उन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल करके मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश करते हैं। आज की डेट में पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 में एनैक्ट हुआ था, ठीक है। पर देखा जाएगा तो 1973 के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को 2 बार सस्पेंड किया गया। बेसिकली 2 बार उधर मिलिट्री रूल आए थे। एक तो 1977 से लेके 1985 तक जनरल जिया उल हक गवर्नमेंट को टॉपल करके मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किए थे। उसके बाद फिर से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी री एस्टैब्लिश किया था। पर देखिए 1999 में अगेन जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किए थे 2002 तक। 2002 से लेके अब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रहा है। तो ये रहा दोस्तों पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकग्राउंड। अब हम चैप्टर को शुरू करेंगे। अब आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। देखिए, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल आयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। देखिए ये कब हुआ था, अक्टूबर 7, 1958 को पहली बार पाकिस्तान में मार्शियल लॉ इंपोज किए थे। बेसिकली जनरल आयूब खान जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान आर्मी का, उन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल करके बेसिकली मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया। 1958 से लेकर 1969 तक जनरल आयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। पर देखिए दोस्तों, जनरल आयूब खान का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल पाकिस्तान में उतना पॉपुलर नहीं था। उनके अगेंस्ट मास डिससैटिस्फैक्शन चल रहा था पाकिस्तान में। इसी वजह से 1969 में जनरल आयूब खान को फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा पाकिस्तानी प्रेसिडेंट पोस्ट से। पर जैसे वो रिजाइन किए, उन्होंने अपना एक सक्सेसर को एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया। उन्हीं का एक जूनियर आर्मी ऑफिसर थे जनरल याह्या खान। तो जनरल याह्या खान पाकिस्तान का अगला प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड ड्यूरिंग याह्यास मिलिट्री रूल पाकिस्तान फेस्ड द बांग्लादेश क्राइसिस एंड आफ्टर वार विथ इंडिया in 1971 ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। देखिए आपको एक बात समझना है कि जनरल आयूब खान का रेजिग्नेशन के बाद भी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ही चल रहा था। अगला प्रेसिडेंट जो बने जनरल याह्या खान, वो भी एक मिलिट्री रूलर थे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं था। पर देखिए जनरल याह्या खान के टाइम पर काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुआ दोस्तों।
एक तो उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान में बेसिकली प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है उधर वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था। उन्हें बेसिकली ऑटोनॉमी चाहिए था। उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सर्च लाइट ऑर्डर किया था बेसिकली बंगाली नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए। काफी अट्रोसिटीज, काफी अत्याचार हुए थे उस वक्त। तो यही अट्रोसिटीज के कारण इंडिया इंटरवेन करते हैं, फिर इंडो पाक वार हो जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान को हराते हैं और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है जो आज का बांग्लादेश है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो बांग्लादेशी क्राइसिस हुआ था ये जनरल याह्या खान के टाइम पर हुआ था। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। तो बेसिकली बांग्लादेशी क्राइसिस के बाद मिलिट्री रूल खत्म हो जाता है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चुना जाता है पाकिस्तान में और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं जुल्फिकर अली भुट्टो। इन्होंने 1971 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान को राज किया एज द प्राइम मिनिस्टर। द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। अब देखिए दोस्तों, जुल्फिकर अली भुट्टो ने ही जनरल जिया उल हक को एज द चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए थे और जनरल जिया उल हक ने ही 1977 में जुल्फिकर अली भुट्टो का गवर्नमेंट को टॉपल करके उधर मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश किया। यह पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है दोस्तों। जो प्राइम मिनिस्टर्स अपना जनरल्स को अपॉइंट करते हैं ना, वही प्राइम मिनिस्टर को टॉपल भी कर देते हैं। ये 2-3 बार हुआ है पाकिस्तान में। तो इतना क्लियर है। अब देखिए 1977 से लेके 1985 तक अगेन पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा और प्रेसिडेंट कौन थे? जनरल जिया उल हक। पर देखिए दोस्तों, जनरल जिया उल हक का भी एडमिनिस्ट्रेशन उतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि लोगों को चाहिए था डेमोक्रेसी। 1982 से लेके पाकिस्तान में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रहा था दोस्तों एंड फाइनली 1988 में अगेन पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चुना जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। अब आपको समझना है दोस्तों, ये जो बेनजीर भुट्टो है ये जुल्फिकर अली भुट्टो की बेटी थी। अब जैसे पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चुना गया तब से पाकिस्तान में पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गया दोस्तों। बेसिकली जैसे हमारे देश में होता है पाकिस्तान में भी उसी तरह पॉलिटिक्स सेंटर्ड कंपटीशन शुरू हो गया। मेजर पार्टीज थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग एक्सेट्रा एंड दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999 व्हेन द आर्मी स्टेप्ड इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। अब देखिए दोस्तों, सीधा आते हैं 1999 में, फिर अगेन पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आता है दोस्तों। इस बार प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिमूव किया पाकिस्तान आर्मी के जनरल परवेज मुशर्रफ। अब बात यह है दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ को अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, वही जनरल ने नवाज शरीफ का गवर्नमेंट को टॉपल किया। फिर से पाकिस्तान में तीसरी बार मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हुआ और यह मिलिट्री रूल चला दोस्तों 1999 से लेके 2002 तक। आई होप आप फॉलो कर पा रहे हैं, टाइमलाइन को समझ के चलना। अब और एक बात यह है दोस्तों, इसी बीच में काफी और डेवलपमेंट्स भी हुआ था पाकिस्तान में, पर जो मेजर डेवलपमेंट्स है, जो किताब में लिखा है, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कहां तक हमने बोला, जनरल परवेज मुशर्रफ का राज चल रहा है 1999 से लेके 2002 तक। वैसे 2001 में जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, अपने आप को एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने उधर इलेक्शंस भी कंडक्ट कराया, जनरल इलेक्शंस भी हुए। अगर आप देखोगे 2002 से लेके 2008 तक जब पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ थे तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स भी रहे हैं, पर देखिए इतना कोई वैल्यू नहीं था उनका क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ का राज चल रहा था 2008 तक। 2008 के बाद अगर आप देखोगे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स रहे दोस्तों 2008 से लेके अब तक। वैसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक पाकिस्तान में अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी अगर आप देखोगे 2008 से लेके अब तक पाकिस्तान में कोई मिलिट्री कूप नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अब तक पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं बन पाया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है। इसकी वजह क्या है? वैसे पाकिस्तान में कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, अगर वो सोचते हैं अपने मन से कि अब कुछ अलग करते हैं, ठीक है, इंडिया के साथ रिलेशंस को बेटर बनाते हैं,
जैसे वो सोचने लगता है या तो उधर मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश होता है, बेसिकली मिलिट्री कूप होता है, गवर्नमेंट को टॉपल करते हैं, या फिर जो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स वगैरह है वो सपोर्ट विड्रॉ करते हैं, फिर गवर्नमेंट गिर जाते हैं। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हुए दोस्तों पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। Number one is the social dominance of the military, clergy and land-owning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected governments and the establishment of military government. मतलब यह है दोस्तों, सबसे पहले आप पाकिस्तान का मैप देख लीजिए। पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस है, जैसे कि हमारे देश में स्टेट्स है, पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस है। वन इज खैबर पख्तूनख्वा, सेकंड इज पंजाब, थर्ड इज बलूचिस्तान एंड फोर्थ इज सिंध। इसमें जो पंजाब वाला प्रोविंस है ना दोस्तों, ये कंपैरेटिवली डेवलप्ड प्रोविंस है। इधर के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह अच्छा है, इधर के लोग अमीर है, मतलब कुछ लोग ऐसा है जिनका पाकिस्तानी आर्मी में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ज़्यादातर पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स वगैरह ना दोस्तों, वो सारे पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। जितने भी पाकिस्तान के मेजर रिलीजियस लीडर्स है वो भी ज़्यादातर पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। अब अगर बलूचिस्तान प्रोविंस की बात करें, वन ऑफ द पुअरेस्ट प्रोविंस है दोस्तों पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो है। अब बलूचिस्तान तो ये चाहता है कि वो पाकिस्तान से फ्री हो जाए। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला था तो बलूचिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रहने का डिसीजन लिया था। इवन मोहम्मद अली जिन्ना भी मान लिया था, ठीक है आप अलग रहो, हमारे साथ नहीं रहना है। पर बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाद में बलूचिस्तान को जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया और पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। और अभी भी बलूचिस्तान में एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी है जो एक्टिव है बलूचिस्तान में। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान से अलग होने के लिए। वैसे बलूचिस्तान का कंडीशन काफ़ी ख़राब है दोस्तों, जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है बलूचिस्तान को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वैसे मैं आपको और एक बात बताऊं, बलूचिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रह भी सकते हैं। इधर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, इवन नेचुरल गैस भी है। एक्चुअली बताया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो बलूचिस्तान से होते हैं। सॉरी मैं थोड़ा ऑफ द टॉपिक चला गया, चलो कोई बात नहीं। देखिए हम क्या बात कर रहे थे, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो पंजाब प्रोविंस है ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तानी आर्मी को काफी इन्फ्लुएंस करता है। अब उधर के जितने एरिस्टोक्रेट्स है, लैंड ओनर्स है, क्लर्गी है, मिलिट्री ऑफिसर्स है, बेसिकली जो हाई क्लास पीपल है, वो ये चाहता है दोस्तों हमेशा उनके फेवर में पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन रहे। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में रहने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहने से क्या होगा, जनता के पास पावर आ जाएगा, है कि नहीं। अगर मिलिट्री रूल रहेंगे तो इन्हीं के कंट्रोल में रहेंगे पूरे जो पाकिस्तान है। तो अभी तक जितनी बार पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा है या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल दिया है, वो सब में ये जो हाई डोमिनेटिंग क्लास है ना पाकिस्तान का, उनका एक मेजर रोल रहा है दोस्तों। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो हाई क्लास लोग हैं ये ज्यादातर पंजाब प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। तो इनका ये सोशल डोमिनेंस एक कारण रहा है दोस्तों पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होने का। Second is Pakistan's conflict with India has made the pro-military groups more powerful. अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर से रिलेटेड जो इश्यू है उस वजह से मिलिट्री ग्रुप्स हमेशा पाकिस्तान में पावरफुल रहा है। अब आपको पता ही होगा दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी मिलिट्री का एक मेजर रोल है। पाकिस्तानी मिलिट्री जिस लीडर को सपोर्ट करते हैं या फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का राज होता है, वही आराम से पाकिस्तान को रूल कर पाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी या मिलिट्री के अगेंस्ट एक एटीट्यूड रखने से कोई भी प्राइम मिनिस्टर टिक नहीं पाएंगे पाकिस्तान में, यह बात साफ साफ सच है। कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा एक स्टैंड लेते हैं कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसे बेहतर बना देते हैं, जो भी इश्यूज है उसे अमिकेबली सोल्व करते हैं, कुछ ही दिनों के बाद उस प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान रिमूव करते हैं। या तो एक मिलिट्री कूप हो जाता है उधर, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो सोशल ग्रुप के बारे में मैंने आपको इधर बोला, इनका इन्फ्लुएंस बहुत है उधर। वो ये हमेशा चाहेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना हो, तब जाके उनका राज चलेगा। और ये ग्रुप हमेशा यही कहते हैं दोस्तों कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी आर्मी का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसे वो जस्टिफाई करते हैं। उनका कहना यह है, अगर पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से एक डेमोक्रेसी आएंगे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी हार्म हो जाएगा,
पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी आर्मी का इन्फ्लुएंस है, तब जाके पाकिस्तान एक सिक्योर्ड कंट्री है। तो ये बोल के वो हमेशा आर्मी का जो रोल है ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, उसे जस्टिफाई करता है, पर उसे एक्चुअली फायदा किनको मिल रहा है? ये जो सोशल ग्रुप है उनको। While democracy has not been fully successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiment in the country। देखिए, वैसे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब तक एक तरह का इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी आर्मी का एक रोल है। पर देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट है। वो ये चाहते हैं कि इंडिया जैसा पाकिस्तान में भी एक प्रॉपर तरीके का डेमोक्रेटिक रूल हो। पाकिस्तान हैज ए करेजियस एंड रिलेटिवली फ्री प्रेस एंड ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होने का और एक रीजन ये बताया जा रहा है कि उन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज का सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान को एक स्टेबल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में। इसका मतलब क्या है? जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो गया, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहे। उसका कारण क्या है दोस्तों? क्या बता रहा है? पाकिस्तान का जो प्रेस है, मीडिया है, वो काफी करेजियस है। करेजियस माने वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में कभी भी पीछे नहीं है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा दोस्तों। करीब 1.5 साल या 2 साल पहले हुआ था, पाकिस्तान में कुछ मिनिस्टर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। तो काफी देर तक जर्नलिस्ट वगैरह वेट किए, अपना माइक कैमरा वगैरह लगा के। वो 1-2 घंटे लेट आए, ठीक है। लेट आने से जर्नलिस्ट ने क्या किया, उनका ताम झाम सब उठा के चले गए। बोला ये इररिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर से हम बात नहीं करेंगे, इतने देर से हमें वेट कराया जो। तो ये एक एग्जाम्पल है बेसिकली, प्रेस जो है वो अथॉरिटी से इतना डरते नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए। तो पाकिस्तान का प्रेस एक एग्जाम्पल है, बता रहे इधर। एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ऑल्सो। अब देखिए, पाकिस्तान में भले मिलिट्री रूल रहो या डेमोक्रेटिक रूल रहो, उधर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट वगैरह बहुत होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान के बारे में स्लाइट इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दिया था। बलोचिस्तान में काफी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट वगैरह होता है दोस्तों। इवन पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज है, इवन हिंदू माइनॉरिटीज है, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। वैसे आपको पता है पाकिस्तान में फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्शंस वगैरह होते हैं। कई सारे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। अब उसके अगेंस्ट भी काफी प्रोटेस्ट होते हैं दोस्तों। इतना डरते नहीं है लोग। बेसिकली पाकिस्तान के जो ऑर्डिनरी सिटीजन है वो इतना डरते नहीं है अथॉरिटी से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से। जहां पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो या फिर कोई जनरल इश्यूज हो, वो प्रोटेस्ट करते हैं। भले पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिका हुआ है, पर लोग नहीं है, ये बता रहे हैं। अगला है दोस्तों, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज्ड द मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। अब देखिए, पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होने का और मिलिट्री का डोमिनेंस होने का और एक रीजन यह बताया जाता है दोस्तों, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। उन्हें दूसरे कंट्रीज का सपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करने में। इसकी वजह क्या है दोस्तों? देखिए, वैसे आपको पता है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया और कुछ वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हो गए, वो सब दूसरे कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करने में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। ये हमने देखा है हिस्ट्री में। पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। इसका मेन रीजन ये बताया जाता है दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट है। टेररिस्ट का एक हेवन बन चुका है बेसिकली पाकिस्तान, ठीक है। अब ये टेररिस्ट को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने का या फिर उन्हें खत्म करने का जो काम है वो एक मिलिट्री रूल ही कर सकते हैं। इस तरह एक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो ये समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूल ही टेररिज्म को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर पूरा खत्म ही कर पाएंगे। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से ये काम नहीं हो पाएगा। ऊपर से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप के पास आ जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक डेमोक्रेसी में हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज हाईलाइटेड रहते हैं। जैसे कि जो अपोजिशन पार्टी होगा वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। वो कुछ भी करेंगे उन्हें क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बोलेंगे आपने इस डील में पैसे खाया है, उस डील में पैसे खाया है, आपको रिजाइन करना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें। कभी कभी इंडिया का जो एक्चुअल बर्निंग इश्यूज है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, और सबके बारे में बात ही नहीं होते, बस आपस में क्रिटिसिज्म रहते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान जैसे एक कंट्री में जहां पे टेररिज्म इतना एक्टिव है, उधर भी इस तरह के पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हो रहा है, फिर भी अगर शुरू हो जाएंगे तो जो एक्चुअल टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज पर उनका ध्यान कम होगा, है कि नहीं।
तो वेस्टर्न कंट्रीज ये समझते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहने से इस तरह के कोई इश्यूज भी नहीं रहेंगे। उनका हमेशा ध्यान रहेंगे टेररिज्म को कंट्रोल करने में, टेररिज्म को खत्म करने में। तो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज डरते हैं ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म से, क्योंकि देखिए टेररिज्म का जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो केवल पाकिस्तान या इंडिया के ऊपर नहीं होगा, पूरी दुनिया के ऊपर होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्री तो वो इंपैक्ट देख चुका है दोस्तों। 9/11 टेररिस्ट अटैक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं होता है। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में ज्यादा कोई मदद नहीं करते हैं। इनफैक्ट द मिलिट्री रेजिम इन पाकिस्तान हैज बीन सीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। तो वेस्ट एशियन एंड साउथ एशियन रीजन में वेस्टर्न इंटरेस्ट का एज ए प्रोटेक्टर माना जाता है दोस्तों पाकिस्तान का मिलिट्री रेजिम को। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब है। अगर आप ज्यादा डिटेल तरीके से घुसोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, एडवांस्ड क्लासेस में आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किए, उसी तरह हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेपाल का आएगा, श्रीलंका का आएगा। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय।